हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी टाउन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ये हुआ पहला क्वेश्चन और ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। तो डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। स्टेटमेंट 2, while the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of vice president. आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, पूछा क्या गया है और सही आंसर को मार्क करिए। आप कमेंट में भी अपने आंसर को जो है दे सकते हैं। चलिए मार्क कर लिया। अब क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। देखो ये बोल रहे हैं द चेयरमैन एंड द डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है कि द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट। जो चेयरमैन होता है वो तो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। और जो डेप्टी चेयरमैन होता है वो डेप्टी चेयरमैन इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इज इलेक्टेड फ्रॉम अमोंग देम। तो ये राज्यसभा का ही मेंबर होता है और उन्हीं में से चुना जाता है एक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। इसमें कहा गया है कि दोनों ही लोग जो हैं चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन जो है मेंबर नहीं होते हैं, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड की बात करते हैं। वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इतना तो बिल्कुल सही है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा भाग क्या कह रहा है? दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही है, उनको जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग राइट होता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ये लोग हो गए। और कौन रहते हैं? यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स। ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दिल्ली और पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेसिडेंट का। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्टेड हो, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के लोग रहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इन दोनों के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स जो हैं इसमें भाग लेते हैं। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट था वो आपका सही था बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का? आंसर बी था। अगर आपने मार्क बी किया है तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही था। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये भी यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आपको ये बताना है। ऑप्शन है ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी है फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड डी इज द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए, समझिए और आंसर मार्क करिए। कमेंट में भी अपना आंसर बताइए। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट सेज दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट्स व्हाट आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो आप आर्टिकल 37 को पढ़िए एक बार, क्या कहा गया है। आर्टिकल 37 में इसका आंसर दिया गया इस क्वेश्चन का। उसमें कहा गया है कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो इन्फोर्सिबल तो नहीं होते हैं जस्ट लाइक द फंडामेंटल राइट्स, बट दे आर द फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एंड जो स्टेट होती है उसकी ड्यूटी रहती है कि इन प्रिंसिपल को जो है वो लॉज मेकिंग में यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। ठीक है, जिसने लगाया है बहुत अच्छी बात है, सही है आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। 2013 का यूपीएससी का क्वेश्चन था।
Which one of the following schedule of the Constitution of India contains the provision regarding the anti-defection law? ऑप्शन ए है सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी है फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी है एट्थ शेड्यूल, ऑप्शन डी है 10th शेड्यूल। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका यूपीएससी 2014 का है। यूपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर ये अपना 3rd है। ठीक है, इसका आंसर मार्क करके आप बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। ठीक है, 10th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज पॉपुलरली रिफर्स टू एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये जो है वो इंसर्ट किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन पूछा गया तो वो 10th शेड्यूल में। आपको करना क्या है, ये बाकी के 3 शेड्यूल के बारे में भी पढ़ना है। बाकी के 3 क्या, सारी शेड्यूल को आपको 12 की 12 शेड्यूल को रिवाइज करना है इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑप्शन आर, ऑप्शन 1 राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज, ऑप्शन बी राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, सी rights not duties are important for the advancement of the personality of the citizen, option D is duties not rights are important for the stability of the state। वीडियो को पॉज करिए और आंसर को मार्क करिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए क्या पूछा गया है, और कमेंट में भी अपना आंसर बताइए। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं इसका। देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। राइट्स कैन बी एंजॉयड ओनली व्हेन द ड्यूटीज आर फॉलोड। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन एंजॉय द राइट टू इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉलो देयर ड्यूटीज ऑफ प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो राइट्स तभी एंजॉय किए जा सकते हैं जब ड्यूटीज को जो है प्रॉपरली फॉलो किया जाए। ठीक है, तो ये सेम कॉइन की 2 साइड्स हैं। ठीक है, सो इससे आंसर जो है हमारा ए निकल करके आता है, राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज। बाकी का ऑप्शन गलत है। अगर जिसने ए मार्क किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। और इस तरीके के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। With reference to the Parliament of India, consider the following statement। पहला स्टेटमेंट है, a private member bill is a bill presented by the member of parliament who is not elected but only nominated by the President of India। Statement 2, recently a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history। Which of the statement given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर बताइए, कमेंट में भी अपना आंसर बता सकते हैं आप। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि ये प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अ प्राइवेट मेंबर बिल आर दोज बिल्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द एमपीज हु आर नॉट मिनिस्टर्स। एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट वो मिनिस्टर नहीं होते हैं बस। ठीक है, तो वो इलेक्टेड हैं कि नॉमिनेटेड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एमपी रहता है और मिनिस्टर नहीं होता है बस वो, इसलिए जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी तक लगभग 14 जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल पास किए जा चुके हैं इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू। तो स्टेटमेंट दूसरा भी गलत हो जाता, तो इसका आंसर जो है वो डी है, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, जिसका आंसर सही था, बहुत अच्छी बात है। और आने वाले वीडियोस में हम
क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करेंगे। अभी 5 थे, 5 से हम 10 करेंगे क्वेश्चन को लगभग, और डिस्कशन को थोड़ा सा शॉर्ट और फास्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।